नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। रेलवे जो में वैकेंसी निकली थी टीचर वाली, उसको लेकर के डिटेल में हम पहले बता चुके हैं कि किसको किसको आवेदन करना है, क्या कुछ अर्हता है, सारी चीजें। परंतु इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेदन कैसे करना है, वहां से लेकर पूरा फाइनल प्रिंट तक, लास्ट पेज तक आपको ले जाएंगे। तो ये आपकी है वेबसाइट ऑफिशियल rrbApply.gov.in। इसमें आप देखेंगे ऊपर अप्लाई का ऑप्शन एक देखने को मिलेगा। एक तो क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन है, एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करके है। तो पहली बार अगर आप आवेदन कर रहे हैं, आज तक कोई आपने आवेदन ही नहीं किया है, तो आपको जाना पड़ेगा क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर देखेंगे एक नोट लिख के आया है कि अगर आप आरआरबी के पहले कोई फॉर्म भर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उसी लॉगिन आईडी से आप कर सकते हैं। अगर कोई नहीं भरा है तो फिर आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो कंट्री है, नेशनलिटी है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपका जो है वो नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। रीटाइप जो नाम है उसी को यहाँ पर कर लेना है। अगर ये वाला नाम और इधर वाला नाम सेम नहीं होगा तो फिर आपको एरर दिखा देगा, तो इसलिए दोनों जगह नाम आपको सेम जो है वो फुल नेम भरना है। अगर आपने कभी नाम बदलवाया है तो उस आधार पर यस नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और सेम डेट ऑफ बर्थ इधर। अब हम एक एक क्लिक करके नहीं बता रहे क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार जेंडर में मेल फीमेल सेलेक्ट कर देना है। इसी प्रकार आपका फादर नेम जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसी प्रकार मदर नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसी प्रकार यहाँ पर ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर देना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर जब आप भरेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा। एक ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मोबाइल नंबर यहाँ आप भरेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका ओटीपी जो आएगा वो फिल कर देंगे। फिर आधार वेरिफिकेशन में यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपका जो आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर एक मैसेज जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर भर देंगे और यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो एक ग्रीन टिक लग के आ जाएगा। इन केस अगर आपका आधार कार्ड है ही नहीं तो फिर उसके लिए ऑप्शन ये भी दे रखा है। यहाँ पर टिक करेंगे कि मैं सारे नियम शर्तों से जो है वो वाकिफ हूँ, और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड में ध्यान रखना है आपको कि पासवर्ड क्रिएट करते समय एक नंबर का यूज कीजिएगा जरूर से जरूर, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और एक आपका स्पेशल की। स्पेशल की मतलब @ वगैरह टाइप के। और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट सबसे लास्ट में कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अकाउंट एक बना लेंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो इसी वेबसाइट पर फिर से आपको आना है। जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद यहीं पर देंगे अप्लाई के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट के नीचे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर से चाहे तो लॉगिन करते सकते हैं, चाहे ईमेल एड्रेस से, वो यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देना है और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके यहाँ से कर लेना है आपको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपका इंटरफेस यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 5 स्टेप हैं आपके जिसमें आपको पूरा फॉर्म भरना है। पहला जो स्टेप है वो पर्सनल डिटेल से रिलेटेड है। दूसरा अदर डिटेल से रिलेटेड। तीसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चौथा फोटो आपको अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर आप चाहें तो आवेदन करने से पहले ही बना करके रख लीजिएगा क्योंकि मेन सारा खेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपको प्रेफरेंस पोस्ट की बतानी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल के अंतर्गत आपको नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है, यानी जो आपका 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में दे रखा है। यहाँ पर आपकी एज लिख करके आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो मैट्रिकुलेशन में आपका नाम है वो लिखना है। यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। यहाँ पर आपकी एज। यहाँ पर फुल नेम आपको लिखना है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट मार्क्स लिस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर फादर नेम लिखना है, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रिलीजन में सारे रिलीजन जितने हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर हिंदू या अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। मदर टंग में मतलब आपकी मातृभाषा क्या है, अगर आप किसी और जगह से भर रहे हैं तो हिंदी के अलावा कोई भाषा भरना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बदल लीजिएगा। इसी प्रकार जो एग्जामिनेशन है वो आप किस भाषा में चाहते हैं, यहाँ पर भी सारी भाषाएं आपको सेलेक्ट करनी है। ये एरो बना है ना, यहाँ पे खुलेगा ऑप्शन तो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे एक हिंदी। अब यहाँ पर जो परमानेंट विजुअल मार्क है ये आपको बताना पड़ेंगे दो ऐसे कि आपका कोई चिन्ह है शरीर पर, जैसे कोई तिल का है, कोई चोट का निशान है, इस तरीके से एक यहाँ लिखना पड़ेगा, एक यहाँ लाइन में लिखना पड़ेगा। मतलब
कि जैसे अगर तिल है बाएं हाथ में तो मोल ऑन लेफ्ट हैंड, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो दो अलग अलग लिखने हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ वही उठा करके दूसरी जगह भी छाप दिया। यहाँ लिखा है आइडेंटिफिकेशन 1, यहाँ पर 2, तो कोई दो बताने हैं। यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल में आपको कैटेगरी से रिलेटेड डालना है। जैसे मैंने एक ओबीसी यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो कम्युनिटी में यहाँ पर यूआर, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी एसटी सारे ऑप्शन आएंगे। इसी प्रकार अगर ओबीसी सेलेक्ट कर लिया है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है या नहीं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर हैं यस करेंगे, देखिए नो में तो कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर जो कास्ट है उसको सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है, जो आपने सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है वो यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट तो आप अपने सर्टिफिकेट में जो आपका कास्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी अथॉरिटी देखने को मिलेगी यहाँ पर एरो पर, जिसमें तहसीलदार, तालुकदार, अलग अलग आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसका भी आपका बना हो सर्टिफिकेट वही कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर तहसीलदार सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको दिखाया। इशूइंग अथॉरिटी जो आपका है, कहाँ से आपने बनवाया है उसका नाम, जगह का, यूपी से। और यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है कब इशू डेट है वो यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया है कि पिछले 1 साल का नवीनतम बना होना चाहिए अगर ओबीसी एनसीएल की बात है। बाकी कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको आगे जो एड्रेस डिटेल है वो फिल करनी है। स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, एड्रेस। यहाँ पर एक प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी का ऑप्शन या मेजर टाउन देखने को मिलेगा। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं, उसके आसपास कानपुर पड़ता है, लखनऊ पड़ता है, तो नियरेस्ट सिटी में वो नाम लिख सकते हैं। इनकेस आप खुद ही लखनऊ में रह रहे हैं तो ये आप वापस से भी लखनऊ का नाम लिख सकते हैं। मतलब आसपास जो नियरेस्ट सिटी है उसी को लेकर के यहाँ पर लिखना है। पिन कोड फिल कर देंगे। यहाँ पर अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, ये दोनों, तो टिक कर देंगे तो ये जो आपने इधर भरा है वही आपका इधर ऑटोमेटिक भर जाएगा। अगर अलग है तो आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेव पर क्लिक करते ही सारी चीजें सेव हो जाएंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो अगला प्रोसेस आएगा वो आपका आएगा अदर डिटेल का। पहले पर्सनल आया फिर अदर का आएगा। अब अदर डिटेल में आपसे यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस, वरना नहीं तो नो करना है। अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी वगैरह है तो आपको यस करना है, वरना नो ही रखना है। स्क्राइब डिटेल वगैरह में आपको नो ही रखना है। अगर आप इसमें जानते हैं कि अगर किसी प्रकार से कोई डिसेबिलिटी वगैरह होती है ना तो एक अलग से पर्सन होता है, वो उनका जो एग्जाम है वहां पर हेल्ड कर जाता है उसको लेकर के, तो वही यहाँ पर वही आपको स्क्राइब डिटेल में भरना होता है। तो हो अगर तो उसके अकॉर्डिंग भरिएगा। यहाँ पर ईबीसी को लेकर जब आवेदन के बारे में डिटेल जानकारी दी थी वहां बताया था कि इकोनॉमिकली अगर आ रहे हैं आप तो वहां पर यस नो आपके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर करना है। अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी। इसी प्रकार अगर आप रेलवे के एम्प्लॉयमेंट वगैरह रह चुके हैं तो यस करिएगा, और अगर यस करेंगे तो उसकी भी डिटेल मांगी जाएगी। इसी प्रकार करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल को लेकर के अगर कुछ यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कोई रेलवे एम्प्लॉय वगैरह, तो आप वो यस करेंगे। अगर कोई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। यहाँ पर वो बैंक अकाउंट आप डालेंगे। जो जैसे कि आपको पता है कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो फीस कट रही है उसमें रिफंड भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर 500 रुपये फीस है तो उसमें 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे इस तरीके से। तो रिफंड किस अकाउंट में आएगा वो यहाँ पर डिटेल डालनी है। यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है, और यहाँ पर वही अकाउंट नंबर दोबारा लिखना है। यहाँ पर आईएफएससी कोड लिखना है जो कि बैंक अकाउंट में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर फीस बैंक नेम लिखना है। यहाँ पर जब आप आईएफएससी कोड डालेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक दोनों चीजें आ जाएंगी। ये बैंक का नाम आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ना ही बैंक का एड्रेस। जैसे आईएफएससी कोड लिखेंगे ये ऑटोमेटिक दोनों चीजें आपकी आ जाएंगी। इससे आप कंफर्म कर लीजिएगा कि जो आपने बैंक डिटेल डाली है वो आपकी सही है या नहीं है। तो हमारा अब अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा आपका तीसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो अगली जो डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपको कोई भी किसी प्रकार का कॉलम देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही आपको एक कॉलम देखने को मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के नीचे यहाँ पर आपको एक ऐड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप ऐड करेंगे तो सिंगल सिंगल आपको ये सारे ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप हाई स्कूल ऐड करेंगे। अगर इससे भी कोई नीचे आप दिखाना चाहते हैं क्वालिफिकेशन तो देख लीजिएगा, वरना आप इसी क्रम से चलिएगा। हाई स्कूल ऐड करेंगे, उसकी सारी डिटेल, उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसमें आपका क्या है पॉइंट, यहाँ पर उसका कहाँ से किया हुआ है, उसका स्टेट, इस तरीके से मैंने एक इसलिए छोड़ दिया है। इसी प्रकार आगे यहाँ पर बोर्ड वगैरह का नाम लिखना है, किस ईयर में पास करना है वो यहाँ लिखना है, और इसी प्रकार आगे तक जो जो डिटेल
मांगी जाएगी वो भरना होगा। एक चीज़ यहाँ पर और देखेंगे, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो मांगी नहीं जा रही हैं। जैसे रोल 12th वाला जब भरेंगे तो वहाँ कोई रोल नंबर वगैरह नहीं मांगा जा रहा होगा। तो जब आप ऐड करेंगे तो कुछ जगह पर आपको एनए लिखा देखने को मिलेगा। एनए यहाँ पर मांगा आपसे कहीं नहीं जा रहा है, पर जब आप इसे ऐड कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर एनए ही लिखा रहता है। तो जब आप उसको जो डिटेल है वो सारी भर देंगे, उसको सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार 12th की सारी डिटेल, इसी प्रकार बैचलर डिग्री आपने जिससे भी किया गया है, इसके बाद आपका 2 साल का जो डिप्लोमा डीएलएड है, अगर यहाँ पर आपका बीएड ऐड करना है तो आप बीएड इस जो सारे ऑप्शन है उसमें देख लीजिएगा। और इसी प्रकार आपका बीएड के अलावा बीएलएड है तो वो देख लीजिएगा। मतलब ये आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना है, बस बढ़ते हुए क्रम में सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर इसीलिए एक-एक सारे ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने आपको पहले से सेलेक्ट हुआ दिखाया है ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे टेट भी आपको सीटेट के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सीटेट के आधार पर ही आप भरते हैं। ये टेट, यूपी टेट या फिर एमपी टेट या फिर राजस्थान टेट या बिहार टेट, टेट वाला नहीं भरना है आपको, सीटेट के सारे यहाँ पर डिटेल भरनी है। यहाँ पर बोर्ड वगैरह में आप सीबीएसई बोर्ड जो आपका लिखा रहता है आपके डिजी लॉकर वाली मार्कशीट में, उसको वो सारी चीज़ें भर सकते हैं। कब का क्या पासिंग मार्क्स वगैरह है वो भर सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें ना समझ में आए कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं इसीलिए जो बहुत ही हल्के तरीके से सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि बहुत कन्फ्यूज़ आप ना हो। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे ना तो हर बार ये क्वालिफ़िकेशन में एक सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। इसी सेलेक्ट में ही आपको ये एक-एक करके सारे सेलेक्ट करने हैं और उनकी सारी डिटेल जो-जो माँगी जाए वो भरनी है। और इसी प्रकार जब सारी डिटेल ऐड हो जाएँगी, इन्हीं डिटेल के आधार पर ही सबसे लास्ट में आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस देखने को मिलेगी। तो अगर इसमें कोई आप क्वालिफ़िकेशन छोड़ देंगे तो आखिरी में हो सकता हो आपको चीज़ें देखने को ना मिले। यहाँ पर एक वर्क एक्सपीरियंस डिटेल भी है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, टीचिंग वगैरह का भी इवन है, तो वो भी आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक है, कितने महीने का, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगला जो आपका आएगा ऑप्शन एजुकेशनल के बाद वो आएगा अपलोड प्रोफ़ाइल को लेकर के। तो ये जो अपलोड प्रोफ़ाइल पिक्चर वाला है ना, यहीं पर थोड़ी-सी आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, और वो दिक्कत इसलिए है कि जो आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, उसमें यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, साइज़ दिया गया है। ये सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है डायमेंशन। ये 320 पिक्सल, ये आप देख रहे हैं इसकी हाइट हो गई, और ये आपकी इसकी चौड़ाई हो गई 240 पिक्सल। जब आप फ़ोटो को कन्वर्ट करेंगे, या तो इस पिक्सल में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो फिर इस एमएम में 35 एमएम गुणे 45 एमएम जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो होनी चाहिए, और ये 50 केबी से 100 केबी के बीच होनी चाहिए। बस इतनी चीज़ें, बाकी तो आप कोई दिक्कत नहीं करेंगे कि फ़ोटो में व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि नोटिफ़िकेशन में लिखा हुआ था। सेल्फी वगैरह मत अपलोड करिएगा, बैकग्राउंड और फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, आपका चेहरा वगैरह दिख रहा हो, आँखें-नाकें सारी चीज़ें, चश्मा वगैरह नहीं लगाने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ लीजिएगा। मेन जो आपका है इस वाले पोर्शन को। या अब दूसरा सवाल ये कैसे करेंगे, तो बहुत सी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट आप इसको कन्वर्ट करने के लिए सर्च कर सकते हैं, आपको वेबसाइट ढेर सारी मिल जाएँगी। और यहाँ पर जैसे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, तो उसके लिए ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो जहाँ भी होगी इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अपलोड जैसे ही आपका सक्सेसफुली होगा तो फ़ोटो आपकी इस प्रकार से बन के यहाँ पर आएगी। इसी प्रकार सिग्नेचर पे भी ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, जहाँ सिग्नेचर उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर आपका बन के आएगा। इन केस कोई दिक्कत होगी साइज़ को लेकर तो वो लिख के खुद ही आ जाता है। अब यहाँ पर जो साइज़ है सिग्नेचर का वो 60 पिक्सल, 140 पिक्सल, तो इसमें देखेंगे तो जो हाइट होगी वो कम होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसके ये एमएम में भी दे रखा है, व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू इंक पेन से होना चाहिए, वैसे ब्लैक ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। साथ ही डायमेंशन एमएम में भी दिया रखा है, पिक्सल में भी दे रखा है, और फाइल साइज़ जो होगा फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर वो 30 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। बस अगर इतना काम आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, और ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिएगा कि ये फ़ोटो जो है उसको इतने गुणे एमएम में करना है, या फ़ोटो रिसाइज़ करना है, या फ़ोटो पिक्सल में कन्वर्ट करना है, तो ढेर सारी वेबसाइट आपको मिल जाएँगी। उन्हीं में से आप करिएगा, किसी न किसी से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, अलग से वीडियो बना देंगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेप, क्योंकि है आपका लास्ट स्टेप प्रेफ़रेंस को लेकर के। जितनी भी आपने अभी तक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरी होंगी, जो भी आपने आरआरबी सेलेक्ट किया होगा। अच्छा, आरआरबी जो सेलेक्ट करना है वो स्टार्टिंग में ही करना होता है, मैं आपको अच्छा भी दिखा भी दूँगा। तो जैसे यहाँ पर एक आरआरबी हमने प्रयागराज सेलेक्ट करके इसको आवेदन को लेकर के जो है वो किया है, तो उसको आधार पर ही वहाँ पर जितनी वैकेंसी हैं, साथ ही साथ जो आपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर सारी भरी थी, तीसरे वाले पे, इन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद आप किन-किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उनकी सभी लिस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब आपको इनका प्रेफ़रेंस देना है कि आपको
पहले किसको प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, बाद में किसको, तो वो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ जो प्रेफ़रेंस है, वो आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको ये एनसीआर प्राइमरी रेलवे टीचर सबसे पहले चाहिए, तो यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे या इस साइड में पहले नंबर पे आ जाएगा और साइड में कट्टुम बना रहेगा। अगर हटाना चाहते हैं तो कट्टुम से हटा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आप चाहते हैं कि इस वाले को देना चाहते हैं फीमेल जूनियर स्कूल करके, तो इसको सेलेक्ट कर देंगे प्लस, तो वो दूसरे पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको इनको क्रम से प्रेफ़रेंस देनी है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा है फॉर एलिजिबल पोस्ट, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल पोस्ट जोन आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। तो जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक बार ये देख लीजिएगा कि जितनी भी यहाँ पर पोस्ट खुल करके आ रही हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन सभी में जो है वो आपकी अर्हता है या नहीं। वैसे तो ये वही सारी आ रही हैं जिस जो आपने क्वालिफिकेशन में भरा है। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा अगर आ रही हो तो एक बार उसका क्वालिफिकेशन भी चेक कर लीजिएगा। बाद में यहाँ पर टिक करना है, आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माय ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस। और लास्ट में आपको यहाँ पर और एक पॉइंट देखने को मिलेगा, ये टिक करना है आपको, यहाँ पर भी टिक करना है आपको, और यहाँ पर प्लेस जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए कानपुर से कर रहे हैं, लखनऊ से कर रहे हैं, तो लखनऊ लिख दिया। यहाँ जो सिग्नेचर आपने पहले किए होंगे वो यहाँ पर दिखाई भी देंगे। जिस डेट को आप कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर भी दिखाई देगी। और यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे पूरा फॉर्म खोल करके आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो तो फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो पेमेंट का आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट का नॉर्मल पेमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो मैंने एक पॉइंट को यहाँ पर छोड़ा है कि जो आपका ज़ोन है वो कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो जो सबसे पहला पेज आपको देखने को मिलेगा वो इसमें यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। जहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में तेरा रीजनल लैंग्वेज है और सारी डिटेल लिखी होगी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि लॉगिन आईडी बनाएंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है इस पर जब आप सबसे पहले क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। यहाँ पर आपको दो इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये सबसे पहला प्रोसेस है जिसको मैं सबसे आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो। यहीं पर ही आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो ये CN08/2024 करके है, ये आपको लेवल ये ग्रुप डी वाला जो चल रहा है ना उसका है। इसके नीचे वाला ये जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाला है, ये आपका किससे संबंधित है, तो यही टीचर वाली वैकेंसी वाला है। इसी में ही आपको यहाँ पर प्रयागराज लिखा जो देखने को मिल रहा है, इसमें सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इन केस आप कहीं और से भरना चाहते हैं तो सबसे पहले इसी को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रयागराज मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको दिखा दिया, बाकी आप जहाँ से भी आवेदन करना चाहेंगे वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। चेन्नई हो चाहे कोई भी आप आवेदन करना चाहें। मान लीजिए हमने प्रयागराज को सेलेक्ट करा था तो प्रयागराज सेलेक्ट करके आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड एनी RRB इस पर टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो वही फॉर्म का पहला जो स्टेप था वहीं से खुल करके फॉर्म आ जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप ये जो फीस पेमेंट वाला है पूरा प्रोसेस कर लेंगे, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन हिस्ट्री ऑप्शन ऊपर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और जो एप्लीकेशन हिस्ट्री ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जब आप पूरे फाइनल पेमेंट कर देंगे उसका स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट नेम, एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेरीफाई पेमेंट करना हो, एप्लीकेशन मॉडिफाई करना हो, यहाँ से प्रिंट वगैरह करना हो, तो सारा जो ऑप्शन है वो फाइनल प्रिंट वाला से लेकर के आपका फाइनल पेमेंट हुआ कि नहीं वो इस एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन में देखने को आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।